नमस्ते दोस्तों। ये वीडियो स्पेशली डिबाटू के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। इसमें हम लोग एक न्यू सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है जया। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट का आपको एक्सप्लेनेड वीडियो मिल जाएगा। आज हम लोग फिज़िक्स का यूनिट 1 देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जो भी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे मेन टॉपिक आपको अकॉस्टिक, अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड डाइलेक्ट्रिक देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे अकॉस्टिक यानी साउंड का, फिर उसके जो भी टाइप्स होंगे, डेफिनेशन, वो देखेंगे। सेकेंडली हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देखेंगे, जिसमें हम लोग रिवर्बरेशन एंड इको ये दोनों टर्म देखेंगे, और फिर हम लोग एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट देखेंगे। देखिए, रिवर्बरेशन, इको एंड एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के आप लोग को कंबाइन करके एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन 3 टर्म्स। इसमें आप लोग को डेफिनेशन बोलनी होती है, जो कि पूछा जा चुका है आई थिंक, तो इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर यहाँ पे सबाइन फार्मूला देखेंगे, जिस पे भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। फिर अकॉस्टिक प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग, इसमें भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। फिर हम अल्ट्रासोनिक वेव देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके एप्लीकेशंस भी हम लोग देखेंगे, जिसमें एनी 3 आपको डिटेल में बोलने हैं, जो कि पेपर्स में आता है क्वेश्चन मिक्स करके। ये टेल 4 प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, 6 मार्क्स का आ जाता है वो। फिर आपको प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स हम देखेंगे, जिसमें पीजोइलेक्ट्रिक मेथड एंड मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड देखेंगे। इसमें ऑलमोस्ट 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, मतलब कंपलसरी आता ही है। या तो आपको पीजोइलेक्ट्रिक ऑसिलेटर पूछेंगे या फिर मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ऑसिलेटर पूछेंगे। इसमें आपको कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल एंड डायग्राम बताना होता है। या तो दोनों आएंगे या तो एक आएगा, एक तो कंफर्म है, दोनों तो मतलब प्रिसाइसली आते हैं, लेकिन एक तो दोनों में से आता ही है। फिर हम डाइलेक्ट्रिक देखेंगे, जिसमें हम पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स देखेंगे। फिर पोलराइजेशन और फिर डाइलेक्ट्रिक टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन देखेंगे। अब आज के वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट देखेंगे। हम देखेंगे कि अकॉस्टिक है क्या। अकॉस्टिक बेसिकली एक ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें हम जो भी मैकेनिकल वेव्स होते हैं, यानी कि जो भी साउंड वेव्स होती है, फ्रीक्वेंसीज होती है, वाइब्रेशंस, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, जो भी फ्रीक्वेंसीज हो गए, जो भी साउंड वेव्स हो गए, उनको हम लोग कैसे जनरेट करते हैं, कैसे ट्रैवल करते हैं वो साउंड वेव्स तीनों मीडियम्स में से, जैसे कि लिक्विड में कैसे चलती है साउंड वेव्स, फिर सॉलिड गैसेस में उनका नेचर कैसा होता है, प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, उनको रिसीव कैसे किया जा सकता है, उनको स्टोर कैसे करते हैं। तो उनका बेसिकली पूरा एनालिसिस, साउंड का पूरा एनालिसिस जो होता है वो अकॉस्टिक इस ब्रांच में होता है। तो अकॉस्टिक एक ब्रांच है साउंड की, ठीक है, स्टडी ऑफ साउंड की। अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड क्या है। पहले हम साउंड की डेफिनेशन देख लेते हैं कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। किसी भी बॉडी को अगर हम वाइब्रेट करते हैं, ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करते हैं, तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले सकते हो, पेंडुलम ले सकते हो, फिर आप गिटार स्ट्रिंग ले सकते हो, तबला ले सकते हो, फिर सितार ले सकते हो, कुछ भी, ठीक है। आप अपनी तरफ से एग्जांपल याद कर सकते हो, क्योंकि जब आप एग्जांपल याद करते हो ना, तो आपको कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक याद रहता है इनफाइनाइट टाइम के लिए। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं लो फ्रीक्वेंसी। ये इनऑडिबल होती है, इनऑडिबल साउंड होता है, यानी कि ह्यूमन ईयर को इनऑडिबल होता है, हम उसको सुन नहीं सकते हैं। इसको हम इंफ्रासोनिक साउंड भी कहते हैं। जो भी फ्रीक्वेंसी हमारी 20 हर्ट्ज से कम हो, उसको हम लोग लो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फिर इंफ्रा साउंड बोलते हैं। सेकेंड है हमारा ऑडिबल साउंड। जो भी फ्रीक्वेंसी हमारे 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी में होती है, उसको हम लोग ऑडिबल साउंड कहते हैं। और अल्ट्रासोनिक साउंड यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ये ह्यूमन ईयर को ऑडिबल नहीं होती है। जो भी फ्रीक्वेंसी हमारे 20 किलो हर्ट से ज़्यादा हो, उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। पहले हमने देखा लो फ्रीक्वेंसी जो 20 हर्ट से कम हो। सेकेंड हमने देखा ऑडिबल साउंड, जो कि 20 हर्ट्स और 20 किलो हर्ट्स के बीच में जो भी फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम लोग ऑडिबल साउंड कहते हैं। फिर हमारी जो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। अब देखो, 1 हर्ट्स यानी कि 1000 किलो हर्ट्स, तो हम इसको 20,000 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं, लेकिन आप 20 किलो हर्ट्स इसको लिख सकते हो। अब अल्ट्रासोनिक साउंड, आपको जो भी आपका फिजिक्स का पहला प्रैक्टिकल रहेगा अल्ट्रासोनिक, तो उसमें आपको इसकी डेफिनेशन याद रहेगी। तो आपको इतना ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये आपको काम आने वाला है कि
अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट ऑडिबल फॉर ह्यूमन ईयर्स, इट इज़ हाई फ्रीक्वेंसी एंड इट इज़ अबाउट 20 किलो हर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑडिबल साउंड का भी 2 क्लासिफिकेशन आता है। पहला है आपका म्यूज़िक और दूसरा है नॉइज़, जो कि आपने सुना होगा। अब देखो नॉइज़ कैसा होता है ना, नॉइज़ हार्श होता है, अनप्लीजेंट होता है, और म्यूज़िक यानी कि जो कि मेलोडियस होता है, प्लीजेंट होता है, सुनने में अच्छा लगता है। नॉइज़ सुनने में अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि फोक हो गया, सितार हो गया, पियानो हो गया, म्यूज़िक नोट्स हो गए। और नॉइज़ में आप कह सकते हो जैसे कि मूविंग द फर्नीचर, रोड ट्रैफिक हो गया, क्लैपिंग हैंड्स हो गया। अगर आप वेव्स भी देखोगे ना, तो जो भी म्यूज़िक की वेव्स होती है, साउंड वेव, वो एकदम पीरियोडिकली होती है, ठीक है, प्रॉपर होती है। और अगर आप नॉइज़ की देखोगे तो उसका रैंडम पीरियड्स होता है, ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे। फिर हम देखेंगे कि साउंड और नॉइस में आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे प्रॉपर्टी के बेसिस पे। सबसे पहला है रेगुलेटरी ऑफ वाइब्रेशन। म्यूज़िक में जो होता है ना, आप इसमें देख सकते हो साउंड वेव में कि जो भी रेगुलर और पीरियोडिक वाइब्रेशंस उसमें आते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसमें ह्यूमन स्पीच देख सकते हो, म्यूज़िकल नोट्स देखते हो। अभी मेरा जो आवाज़ है वो एक पीरियोडिकली आ रहा है वाइब्रेशन में। लेकिन अगर नॉइज़ का देखोगे तो उसमें रैंडम इरेगुलर पीरियड्स होते हैं वाइब्रेशन। देखिए कि ट्रैफिक, अगर कोई मशीन बज रहा हो तो वो आप एग्जांपल ले सकते हो। सेकेंड हम देखेंगे डिग्री ऑफ डैम्पिंग। तो सेकेंड है डिग्री ऑफ डैम्पिंग। अभी डैम्पिंग मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि अगर आप म्यूज़िक में देखोगे ना, तो मैं एक रिंग का एग्जांपल लेती हूँ, जिसमें अगर आप जितना कम डैम्पिंग होगा उतना ज़्यादा साउंड जो है वो चलेगा रहेगा। जैसे कि आप बेल का एग्जांपल दे सकते हो। हम लोग बेल बजाते हैं, फिर वो डैम्पिंग मतलब जो भी साउंड का जो भी टाइम होता है वो ज़्यादा रहता है और क्लियर रहता है साउंड। लेकिन अगर नॉइज़ में देखोगे तो जैसे कि आप क्लैपिंग का एग्जांपल ले रहे हो, ठीक है, आपका डैम्पिंग जो होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन साउंड फेड्स क्विकली होता है। यानी कि आप क्लैप मतलब बजाते हो, आवाज़ ज़्यादा आती है, लेकिन साउंड एकदम क्विकली फेड हो जाता है अगर आप तालियां बजाते हो तो उसको डैम्पिंग बोलते हैं, ठीक है। और साउंड एकदम हार्श आता है, क्लियर नहीं आता उसमें। थर्ड हम देखेंगे एबिलिटी ऑफ ईयर्स टू रिकॉग्नाइज कंपोनेंट्स। यानी कि जो साउंड होता है उसमें ईयर्स हमारे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी में, पैटर्न्स में। जैसे कि आप एग्जांपल मेलोडी या फिर म्यूज़िक ले सकते हो। लेकिन जो भी हमारा नॉइस होता है ना, उसमें हमारे ईयर मतलब स्ट्रगल करते, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये किसका साउंड है। जम्बलिंग होता है, शार्प एकदम हार्श साउंड होता है, तो वो पैटर्न या फिर फ्रीक्वेंसी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, वो इम्पॉसिबल जैसा आइडेंटिफाई कर नहीं पाते। तो ये 3 आपको प्रॉपर्टीज पता चल गई होंगी। रेगुलरिटी यानी म्यूज़िक में आप लोग को एक पैटर्न देखने को मिलता है, पीरियोडिक वाइब्रेशन देखने को मिलते हैं, इसमें इरेगुलर पीरियोडिक वाइब्रेशंस होती हैं। सेकेंड डिग्री ऑफ डैम्पिंग, यानी कि जितना म्यूज़िक में कम डैम्पिंग होता है, लेकिन मतलब डैम्पिंग उसमें कम होता है, लेकिन जो भी साउंड है वो लॉन्ग लास्टिंग चलता है। नॉइस में हमारा डैम्पिंग ज़्यादा होता है और साउंड क्विकली फेड हो जाता है। एबिलिटी ऑफ ईयर्स टू रिकॉग्नाइज कंपोनेंट्स में हमारे जो म्यूज़िक में हमारे जो ईयर है वो जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका पैटर्न क्या है। फॉर एग्जांपल म्यूज़िक हम ले सकते हैं। और नॉइस में हम जो है जल्दी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, हार्श साउंड होता है, मशीनरीज का आप देख सकते हो जैसे कि। तो ये 3 बेसिकली हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं म्यूज़िक और नॉइस में। कैसे, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी हमने देख ली। तो अब हम प्रॉपर्टी ऑफ साउंड देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले पिच के एस्पेक्ट में देखेंगे कि हाउ हाई और लो अ साउंड इज डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। सबसे पहले देखते हैं कि हाई और लो पिच क्या होती है। पिच यानी कि पर सेकेंड वाइब्रेशन कितनी हो रही है हमारी साउंड वेव्स में, उसको हम लोग पिच कहते हैं। जैसे कि हाई पिच यानी कि पर सेकेंड वाइब्रेशन ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल विसल हो गया, बर्ड चिर्पिंग हो गई, तो उसमें पर सेकेंड वाइब्रेशन ज़्यादा होते हैं, तो उसको हाई पिच बोलते हैं। और अगर पर सेकेंड वाइब्रेशन कम हो, फीवर हो, तो उसको हम लोग लो पिच बोलते हैं। जैसे कि ड्रम हो गया, थंडर हो गया, इसमें पर सेकेंड वाइब्रेशन कम होता है। तो पिच हाई होगी और लो होगी एक साउंड की, तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन पे डिपेंड करते हैं। ये पहली हमारी प्रॉपर्टी होगी। दूसरी हमारी स्पीड यानी वेलोसिटी के एस्पेक्ट में। तो यहाँ पे लिखा है कि हाउ फास्ट साउंड ट्रैवल्स विच डिपेंड्स ऑन द मीडियम। यानी कि हमारी साउंड कितनी फास्ट या फिर स्लो ट्रैवल करेगी, ये हमारी मीडियम पे डिपेंड करेगा। यानी कि अगर हम सॉलिड में साउंड ट्रैवल कर रहे हैं तो वो फास्टर होगा, और गैसेस में अगर साउंड ट्रैवल कर रहा है तो वो स्लोअर होगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी की साउंड कैसे ट्रैवल करेगा, स्लो या फास्ट, ये मीडियम पे डिपेंड होगा। तीसरा हमने यहाँ पे देखा है रिफ्लेक्शन के एस्पेक्ट में, यानी कि साउंड कैन बी बाउंस बैक व्हेन इट हिट्स अ सरफेस।
यानी कि जब हमारे साउंड वेव ट्रैवल करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होते हैं, यानी कि बाउंस बैक करते हैं, यानी कि इको आप बोल सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप खाली रूम में खड़े हो जिसमें सामान ना हो, या फिर न्यू बिल्डिंग बिल्ड हो रही है, वहाँ पे आप जाके कुछ आवाज़ लगाओ तो वो आपको आपकी साउंड वेव्स आपको वापस से सुनाई पड़ती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होती है आपकी साउंड वेव। तो अगर आप साउंड को मतलब आप साउंड वेव बोलते हो तो वो पर्टिकुलर मटेरियल को हिट होके आपके पास वापस आ जाते हो, एक प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन करके। फिर एब्जॉर्प्शन, यानी कि कुछ मटेरियल्स होते हैं हमारे रूम में, यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हो। यानी कि रूम में अगर आपने खाली हो रूम और आपने आवाज़ लगी तो इको ज़्यादा होता है, यानी कि आवाज़ आपको सुनाई देती है, रिफ्लेक्ट होती है आवाज़। और वही अगर आपके रूम में सामान हो, कारपेट हो, कर्टेंस हो, फ्लोर हो, ठीक है, फोम लगा हो, साउंड पैनल्स लगाया हो, तो आवाज़ जो है वो एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाता है, इको नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है, कम टाइम के लिए होता है, जिसको रिवर्बरेशन बोलते हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये इतने हमने प्रॉपर्टीज देख लिया, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो। फिर हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसमें दो कंपोनेंट्स आपको देखने हैं, रिवर्बरेशन एंड इको। सबसे पहले हम देखेंगे रिवर्बरेशन। मैं रीड करती हूँ, अगर आपको रिवर्बरेशन आए तो आप ये एग्जांपल आप लिख सकते हो। मैं इसको आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, आप इतना तो याद नहीं कर सकते, लेकिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप उसमें लिख सकते हो। A sound produced inside a hall will be spread in all direction. Sound wave incident on the surface of wall, floor, ceilings and furniture inside hall will be multiplied reflected. A listener inside a hall will be receive the sound waves directly from the source as well as from reflected waves. As the sound is turned off, the listener still hear reflected waves of sound for a short time, making sound fade gradually. A reverberation time means the sound keeps staying in the room even after the source for short period has stopped. अब देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक कुछ हॉल जैसा है, एक हॉल है, यहाँ पे ये जो है ये स्पीकर है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ लिसनर्स बैठे हुए हैं, ये लिसनर्स है। अब आप हॉल में अगर स्पीच दे रहे हो तो ऑब्वियस है कि आपकी जो साउंड वेव्स है वो मल्टीपल डायरेक्शंस में जाएंगी। फिर वहाँ पे जो भी आपका जो फ्लोर होगा, सीलिंग्स होगी, जो भी फर्नीचर्स वहाँ पे पड़े होंगे, वो वेव्स वहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट होगी, टकरा के रिफ्लेक्ट्स होगी। और जो भी वहाँ पे लिसनर्स बैठे हुए हैं ना, उनको वो साउंड कैसे सुनाई देगी? सबसे पहले तो जो भी मेन सोर्स है, यानी जो स्पीकर है, उसकी जो आवाज़ है वो डायरेक्टली उनको सुनाई देगी। और दूसरी वे है कि जो भी रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स है ना, जो उसी की साउंड वेव जो भी टकरा के आ रही है वो उनको सुनाई देगी। अब अगर हमने जो स्पीकर है उसको ऑफ कर दिया, यानी कि उसने बोलना बंद कर दिया, स्टिल हमको कुछ सेकेंड्स के लिए जो रिफ्लेक्टेड वेव्स है ना वो सुनाई देती है। यानी कि अगर आप क्लैप करते हो ना, तो अगर क्लैप करना आपने बंद कर दिया, स्टिल आपको कुछ सेकेंड के लिए क्लैपिंग की आवाज़ सुनाई देती है, तो उसी को हम रिवर्बरेशन टाइम बोलते हैं। यानी कि रिवर्बरेशन टाइम मीन्स साउंड कीप्स स्टेइंग इन अ रूम इवन आफ्टर द सोर्स हैज स्टॉप, यानी कि उसने बोलना बंद कर दिया फिर भी हमें साउंड सुनाई दे रहा है। जो पीरियड ऑफ साउंड है ना, जो उसने स्पीकर ने टर्न ऑफ कर दिया है अपना साउंड, फिर भी जो रिफ्लेक्टेड रेज हमको सुनाई दे रही, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स जो हमको उसी की रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स हमको सुनाई दे रही है ना, फ्लोर से फर्नीचर से टकरा के, उसी को हम लोग रिवर्बरेशन टाइम बोलते हैं। अब ये बहुत ही कम होता है, यानी कि सेकेंड्स में होता है, 1 सेकेंड, 0.5, 3 में, मैक्सिमम या मिनिमम 3 सेकेंड्स के लिए होता है, ठीक है। अब हम इको देखते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मेनली इको में ना, इको ज़्यादा टाइम के लिए होता है और रिवर्बरेशन टाइम कम टाइम के लिए होता है। अब हम देखते हैं इको में। देखिए इको क्या होता है। अब the reverberation of sound when the time interval between the original sound and its reflection is longer enough, both original and reflection कहा है यहाँ पे, are here distinctly the echo when we have multiple reflective surface। अब यहाँ पे भी मैं आपको समझा के बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप किसी हिल पे खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे। अब देखो आपने यहाँ पे कुछ आवाज़ लगाई, ठीक है, यानी कि आपने बोला हर्षल हर्षल हर्षल, तो आप अगर हर्षल बोलोगे ना तो आपको वो 3 बार सुनाई देगी, यानी ज़्यादा देर आपकी आवाज़ गूंजती है। जो गूंजना होता है उसी को हम इको कहते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा देर तक होती है। बेसिकली जब आप माउंटेन्स, हिल्स या फिर बिल्डिंग ऊंची जगह से बोलते हो, या फिर जहाँ पे खाली माहौल हो, ज़्यादा चीज़ें ना हो एब्जॉर्ब करने वाली, उसको इको बोलते हैं।
जैसे कि आप एक बार बोले हर्षल तो वो यहाँ पे बाउंस होती है और फिर उसका जो टाइम है वो बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ के शॉर्ट में आ जाता है। लेकिन रिवर्बरेशन टाइम जो होता है उसका टाइम कम होता है, इको का टाइम ज़्यादा होता है। इको बेसिकली खाली जगहों पे ज़्यादा होता है। अब एक रूम है जो पूरा खाली है, वहाँ पे आपने सामान नहीं रखा है, तो उसमें आप अगर कोई यही वर्ड अगर आप बोलते हो, ठीक है, हर्षल, तो वो गूंजेगा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए गूंजेगा। और वही उसी खाली रूम में अगर आप सामान भर देते हो तरह तरह का, तो वहाँ पे आप वही वर्ड हर्षल बोलते हो, तो वो आपको सुनाई देगा, लेकिन कम समय के लिए सुनाई देगा, यानी गूंजेगा नहीं। तो बेसिकली इको ही रहेगा लेकिन कम टाइम के लिए रहेगा, तो वो रिवर्बरेशन टाइम बन जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। यहाँ पे भी एग्जांपल दिए हैं, माउंटेन्स, बिल्डिंग्स, लैंड्स एंड क्लाउड्स। देखो डिस्टिंक्स ये होंगे दोनों साउंड्स में, ओरिजिनल एंड रिफ्लेक्शन साउंड में। और लॉन्ग इनफ टाइम होगा, रिफ्लेक्शन का टाइम ज़्यादा होगा और आवाज़ भी हम लोग को थोड़ी और देर के लिए सुनाई देगी। अब देखो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट देखेंगे। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इज़ अ क्वांटिटी दैट इज़ इसेंशियल। अब मैं आपको पढ़ के तो नहीं बताऊंगी, या फिर दिया है आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ पे ये पूरा आप लोग को मिल जाएगा। मैं आपको इसको शॉर्टली समझा के मेरे मतलब माइंड मैप से थ्रू आपको ये पूरा जो है समझा के मैं बताती हूँ। तो ये पूरा लिखा है ना, ये मैं आपको शॉर्टली समझा देती हूँ, आप इसको रीड कर लीजिएगा आंसर लिखने के टाइम। कॉन्सेप्ट देखिए, जो ये हाइयर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट होता है ना, उसमें हम आपका जो साउंड है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है और साउंड जल्दी मरता है, जिसमें लेस इको होता है। अब ये आपके दिमाग के बाहर जा रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। यानी कि एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट एक टर्म होती है जिसमें कि हाइयर द एब्जॉर्प्शन लोअर द साउंड्स एंड लेजर द इको। यानी कि फॉर एग्जांपल अपने रूम में कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, अभी कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रियली गुड एब्जॉर्बर होते हैं, कुछ रियली गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं। अभी कुछ ऑब्जेक्ट है ना, आपने ज़्यादा रूम में ऑब्जेक्ट्स रख दिए तो आपका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि साउंड पैनल रख दिए, कारपेट बिछा दिए, तो ये साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि आप लोग विंडो बंद कर देते तो आपको बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं देती, कारपेट लगा देते हैं तो वॉइस आपकी अच्छी आती है। तो आपने ऑब्जेक्ट रख दिए ना ऐसे एब्जॉर्ब वाले ज़्यादा, तो वो साउंड ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे आपके, और आपका साउंड रिफ्लेक्ट नहीं होगा, यानी कि साउंड जल्दी मतलब कम हो जाएगा, सुनाई नहीं देगा आपको, रिफ्लेक्ट नहीं होगा, और इको जो है आपका कम होगा। जहाँ साउंड ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है वहाँ इको ज़्यादा होता है ऑब्वियसली। अगर वहीं पे मैं अगर रूम में ऑब्जेक्ट कम कर दूँ, ठीक है, तो आपका साउंड क्या होगा, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही कम है। अगर खाली रूम ले लिया आपने, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि एब्जॉर्ब करते साउंड को, तो आपका जो इको होगा वो ज़्यादा होगा, यानी रिवर्बरेशन टाइम आपका ज़्यादा होगा। रिवर्बरेशन टाइम ज़्यादा होता है तो उसको इको बोलते हैं हम लोग, जैसे कि हमने प्रीवियसली कॉन्सेप्ट लिए। तो अगर आपके एब्जॉर्ब मटेरियल्स नहीं होंगे तो साउंड आपका एब्जॉर्ब नहीं होगा, रिफ्लेक्ट होगा ज़्यादातर, यानी कि लोअर, मतलब इसका मतलब है कि एब्जॉर्ब होगा नहीं ऐसा नहीं होता, कम एब्जॉर्ब होगा, जिससे एब्जॉर्बेशन टाइम जो होगा वो हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है, साउंड ज़्यादा देर तक रूम में रहेगा। अब देखो हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेते हैं। पहला है हमारा म्यूज़िक हॉल और दूसरा फॉर स्पीच। फॉर म्यूज़िक हॉल यानी कि आप ऑडिटोरियम या फिर कॉन्सर्ट के लिए हॉल आप ले सकते हो, और फॉर स्पीच यानी कि आप लेक्चरर हॉल ले सकते हो। अब देखो म्यूज़िक हॉल में ना आपका जो एब्जॉर्प्शन टाइम है ना वो कम होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, क्योंकि एब्जॉर्प्शन टाइम जब कब होता है तो साउंड क्या होता है, साउंड ज़्यादा देर तक चलता है। और हमारा जो म्यूज़िक होता है ना, इसमें आप कभी आप एडिटिंग कर रहे होगे म्यूज़िक तो आपको पता होगा कि इको ऐड करते हैं, थोड़ा सा पिच ऐड करते हैं, तो वो साउंड को स्प्रेड करने में दिस अलो टू साउंड स्प्रेड लॉन्गर, ठीक है। तो म्यूज़िक नोट्स को ज़्यादा प्लीजेंट करता है, वो मेलोडियस करता है, और उसका आइडियल टाइम कितना होना चाहिए, 1.5 to 2 सेकेंड ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो वो इको हो जाएगा, यानी हाइयर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर स्पीच के लिए हम देखेंगे तो इसका एब्जॉर्प्शन टाइम जो होता है वो ज़्यादा होना चाहिए, यानी एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ज़्यादा होना चाहिए, जिसमें क्या होगा आपका साउंड जो होगा वो कम मतलब देर तक चलेगा, वो क्विकली डाइज हो जाएगा। क्योंकि आप स्पीच में अगर आप ज़्यादा आपका साउंड रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा, ज़्यादा देर तक दिखेगा, तो आपके जो भी वर्ड्स होंगे ना वो एक कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि क्लियर नहीं सुनाई देंगे आपको।
तो यहाँ पे वही लिखा है कि दिस इंश्योर क्लियर स्पीच विदाउट ओवरलैपिंग वर्ड्स। अगर मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पे मेरा जो साउंड है वो क्विकली डाइज हो रहा है, ठीक है, हायर एब्जॉर्बेशन यहाँ पे है। और अगर मैं यहाँ पे लोअर एब्जॉर्बेशन यानी कि ज़्यादा मैं यहाँ पे कम मटेरियल्स लिख दूँगी तो मेरा इको ज़्यादा होगा यहाँ पे। फिर आइडियल रिवर्बरेशन टाइम आपका 0.5 to 1 सेकेंड होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो या तो आपको पता है वर्ड्स ओवरलैप होंगे, क्लियर स्पीच नहीं सुनाई देगी। तो बेसिकली आपने यहाँ पे हमने टर्म्स देखे, रिवर्बरेशन देखा, ठीक है, फिर हमने देखा कौन सा, इको देखा और एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। ये तीनों की बेसिकली आपको डेफिनेशन आ सकती है, डिफाइंड रिवर्बरेशन, इको एंड कोएफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट में बता दूँ आपको, ये ए से डिनोट करते हैं और टोटल एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट आपका ए से होता है। वो आप हम लोग सबाइन फार्मूला में देखेंगे पूरा इसका। तो होप सो आपको पसंद आया होगा, क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। इसके जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं सैम्पल क्वेश्चन मैं आपको दे दूँगी, और या फिर हम लास्ट में ले लेंगे मटेरियल के। आप लोग टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।